हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है द डांस ऑफ द यूनिक्स। इस पोएम को कमला दास जी ने 1965 में लिखा था और ये जो पोएम है उनका समर इन कलकत्ता जो पोएम कलेक्शन है उसी से लिया गया है। इस पोएम को वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम माना जाता है। कमला दास जी ने जितने भी पोएम लिखा है इनमें से द डांस ऑफ द यूनिक्स एक फाइनेस्ट पोएम है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। इस पोएम में हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो देखेंगे राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएटेस, यूज ऑफ डिफरेंट सिंबल एंड मेटाफर। तो पोएटेस का जो राइटिंग स्टाइल है वो देखेंगे और पोएटेस ने यहाँ पर कैसे मेटाफर एंड सिंबल का यूज किया है वो देखेंगे। जो दूसरा पॉइंट है हमारा कंटेंट ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो कंटेंट क्या है वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ द पोएटेस एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग एंड सफरिंग थ्रू द पोएम। पोएटेस ने यहाँ पर इस पोएम के जरिए अपना जो खुद का सफरिंग है, फीलिंग्स है, वो कैसे इस पोएम के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं वो देखेंगे। या फिर हाउ द पोएम इज रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ, इस पोएम कैसे पोएटेस का पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है वो डिस्कस करेंगे। इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग समझना बहुत ही आसान है, लेकिन पोएम का जो हिडन मीनिंग है, जो सेकंड पार्ट है, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। It was hot, so hot, before the eunuch came to dance, white skirts going round and round, cymbals richly clashing, and anklets jingling, jingling, jingling. देखिए, यूनिक्स एंड ट्रांसजेंडर इन दोनों में एक फर्क होता है, लेकिन इस पोएम के सेंस में अगर देखा जाए तो यूनिक्स एंड ट्रांसजेंडर यहाँ पर सेम है। तो यूनिक्स का मतलब होता है ए सेक्शन ऑफ पीपल हु बिलोंग्स टू नीदर ऑफ सेक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक्स को हम ट्रांसजेंडर मान सकते हैं इस पोएम के हिसाब से। इट वॉज हॉट, सो हॉट, बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस। तो यहाँ पर पोएटेस ने ये बताया है कि ये बहुत ही गर्मी का दिन था। इट वॉज हॉट, तो यहाँ पर हॉट जो है ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है। पोएटेस यहाँ पर जोर दे रहे हैं क्योंकि वो जो गर्मी था बहुत ज्यादा गर्मी था, इसीलिए यहाँ पर दो बार हॉट का यूज किया गया है, ठीक है। बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस, व्हाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। और वो जो यूनिक्स यानी उन ट्रांसजेंडर जिसे हिंदी में हिंजड़ा बोला जाता है, तो उनके आने से पहले यहाँ पर बहुत गर्मी था और बहुत ज्यादा गर्मी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे केम टू डांस व्हाइट स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। और वो लोग क्या पहने हुए थे, व्हाइट स्कर्ट, जो कि डांस करने पर राउंड एंड राउंड घूम रहा था, ठीक है। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग, सिंबल्स का मतलब है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द शेप ऑफ ए राउंड मेटल प्लेट। सिंबल्स, ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सिंबल क्लैशिंग, रिचली क्लैशिंग यानी जोर से बज रहा था। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग, जिंगलिंग, जिंगलिंग। एंकलेट्स का मतलब है जो पायल होता है, उनके पैरों में क्या था, पायल था, और वो जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड कर रहा था। Beneath the fiery gulmohar, with long braids flying, dark eyes flashing, they danced and they danced, oh they danced till they bleed। तो यहाँ पर पोएटेस ने ये बताया है कि वो लोग डांस कर रहे थे कहाँ पर, फायरी गुलमोहर ट्री के नीचे। गुलमोहर एक पेड़ का नाम है, ठीक है। ए ट्री विथ ऑरेंज कलर बंचेस ऑफ फ्लावर। तो ये एक पेड़ है जहाँ पर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है। फायरी गुलमोहर, फायरी यहाँ पर फायरी का मतलब होता है लुकिंग लाइक फायर, शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो यहाँ पर जो फायरी का मतलब है वहां पर कितना ज्यादा गर्मी था, ये जो वर्ड फायरी लिखा हुआ है ये उसी को दर्शाता है। वो जो सिचुएशन था, गर्मी का दिन था और वहां पर बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा था, ठीक है। दे डांस्ड एंड दे डांस्ड, ओह दे डांस्ड टिल दे ब्लेड। तो यहाँ पर पोएटेस ने ये भी बताया है उस धूप में, उस कड़कती हुई गर्मी में वो लोग डांस कर रहे थे और वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। उस गर्मी, उतना ज्यादा गर्मी था वहां पर, फिर भी वो नहीं रुक रहे थे और वो डांस करते चले गए। टिल द ब्लेड, ब्लेड का मतलब खून बहना, ठीक है। उनके पैरों में जब तक खून नहीं आ गया तब तक वो लोग रुके नहीं थे और वो लोग खून आने के बाद भी वो लोग डांस कर रहे थे।
There were green tattoos on their cheeks, jasmine in their hair, some were dark and some were almost fair. Their voices were harsh, their songs melancholy. They sang of flowers dying and our children left unborn. तो पुराने जमाने में क्या होता था, स्किन पर लोग क्या करते थे, टैटूस गुदवाते थे, ठीक है, और वो ग्रीन कलर का बन जाता था। तो यहाँ पर पोएटस ने ये बताया है कि उनके गालों में ग्रीन कलर का टैटूस था। जस्मिन्स इन देयर हेयर, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। उनके बालों में क्या था, जस्मिन फ्लावर लगा हुआ था। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, इसका मतलब है उनमें से कुछ लोग दिखने में सुंदर थे और कुछ लोग ऑलमोस्ट डार्क थे, यानी कुछ लोग काला थे, ठीक है। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनका जो वॉइसेस था वो कर्कश था। हार्श का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देयर सॉन्ग्स मेलांचोली, उनका जो सॉन्ग्स था वो मेलांचोली था, उन यानी कि उन सॉन्ग्स में दुख भरा हुआ था, दर्द भरा हुआ था। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। समाज किन्नरों को एक अनप्रोडक्टिव क्रिएचर की तरह देखता है। तो वो जो किन्नर हैं वो जिस प्यार से वंचित हो गए हैं वो उनके लिए रो रहे हैं। इसीलिए पोएटस ने लिखा है द सैंग ऑफ लवर्स डाइंग, यानी कि उन्हें जो प्यार मिलना चाहिए वो अब मर चुका है, तो इसीलिए वो रोकर उसके लिए गीत गा रहे हैं। यानी उनका जो प्रेमिका है उसका मरने का सॉन्ग वो गा रहे हैं। एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और जो बच्चे पैदा नहीं हुए अभी तक उनके लिए वो गीत गा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर चुके हैं उनके लिए वो गीत गा रहे हैं। सम बीट देयर ड्रम्स, others beat their sorry breasts and wailed and rated in vacant ecstasy। वो जो यूनिक्स नाच रहे थे, कुछ लोगों के पास उनका ड्रम्स था, सम बीट्स देयर ड्रम्स, अदर बीट्स देयर सॉरी ब्रेस्ट। तो यहाँ पर ये जो सॉरी ब्रेस्ट वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है वो जो लोग नाच रहे हैं वो किसी भी सेक्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो लोग ट्रांसजेंडर हैं। तो इसीलिए पोएटस ने यहाँ पर सॉरी ब्रेस्ट लिखा गया है, क्योंकि वो जो अपना छाती पीट रहे हैं वो किसी मेल का नहीं है कि फीमेल का नहीं है, तो इसीलिए पोएटस ने यहाँ पर सॉरी ब्रेस्ट लिखा है। एंड वेल्ड एंड रेटेड इन वैकेंट एस्केटेसी, वेल्ड का मतलब है वेप्ट लाउडली, मतलब जोर जोर से रोना। वो लोग ड्रम्स भी बजा रहे हैं और जोर जोर से छाती भी पीट रहे हैं और उसके साथ साथ वो जोर से रो भी रहे हैं, ठीक है। एंड रेटेड इन वैकेंट एस्केटेसी, रेटेड का मतलब है ट्विस्टेड देयर बॉडी ड्यू टू अनबियरेबल पेन। तो वो लोग अपने बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, ठीक है। और वैकेंट एस्केटेसी का मतलब यहाँ पर है द एक्साइटिंग मोमेंट्स इन डांस आर मेयर स्टेप और कन्वल्जन व्हिच एक्सप्रेस द जॉयलेस स्टेट ऑफ देयर माइंड, ऑफ देयर हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंट एस्केटेसी का मतलब है हमारा जो मन नहीं लगता है फिर भी वो काम करते हैं, ठीक है। वो जो ट्रांसजेंडर वहाँ पर नाच रहे हैं शायद उनको उस डांस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो लोग एक रोबोट की तरह वो डांस कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंट एस्केटेसी लिखा गया है। They were thin in limbs and dry, like half-burnt logs from funeral pyres. A drought and a rottenness were in each of them. पोएटस उन ट्रांसजेंडर को देखकर ये लिख रहे हैं, दे वर थीन इन लिम्स एंड ड्राई। लिम्स का मतलब है यहाँ पर हमारा जो हाथ पैर होता है वो बहुत ही थीन है उनका, ठीक है। एंड ड्राई, और बहुत ही सूखा है, मतलब उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक तरह से खाना नहीं मिल रहा है और वो लोग सूख चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं लाइक हाफ बॉन्ड लॉक फ्रॉम फनरल पार्ट्स, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे देखकर पोएटस ने यहाँ पर क्या कहा है, लाइक। तो यहाँ पर लाइक का यूज किया गया है तो इसका मतलब ये एक सिमिली है। हाफ बॉन्ड लॉक फ्रॉम फनरल फायर, फनरल फायर्स का मतलब है जो चिता होता है, मतलब किसी का मौत होने के बाद उसको जलाने के लिए एक चिता सजाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर हाफ बॉन्ड लॉक्स जो होता है, आधा जला हुआ जो लकड़ी होता है, उसी तरह उनका जो लिम्स है उसी तरह सूख गया है। ए ड्राउट एंड ए रोटननेस वेर इन ईच ऑफ देम, तो उनके पास क्या है, ड्राउट है। ड्राउट का मतलब जो सूखापन है, ठीक है। उसके साथ साथ ए रोटननेस वेर इन ईच ऑफ देम, रोटननेस मतलब सड़न, किसी चीज सड़ जाना। जैसे वेजिटेबल्स हम घर पे लाते हैं तो वो 3-4 दिन के बाद वो सड़ जाता है तो उसे रॉटन कहते हैं, ठीक है। उनके पास क्या है, एक ड्राउट है एंड रॉटननेस। वो जीवन के जो तकलीफें हैं उन्हें झेल झेल कर वो लोग सड़ चुके हैं, उसके साथ साथ
उनके पास ड्राउट एंड रॉटनेस, ड्राउट का मतलब उन्हें सही तरह से एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से उनके पास क्या है, ड्राउट एंड रॉटनेस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। Even the crows were so silent on trees, and the children wide-eyed, still all were watching these poor creatures' convulsion. The sky crackled then, thunder came, and lightning and rain. A meager rain that smelt of dust in attic and the urine of lizards and mice. इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज। हमें पता है पोएटस ने यहाँ पर जो सिचुएशन डिस्क्राइब किया है वो एक समर सीजन का माहौल था, और इतना ज़्यादा गर्मी था कि पोएटस ने पहले ही लाइन पर बता दिया है, इट वॉज हॉट सो हॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी था। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या बता रहे हैं पोएटस, इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन द ट्री। यहाँ पर की जो कौवे होते हैं वो पेड़ पर भी साइलेंट हैं। तो यहाँ पर ये जो कौवे साइलेंट है, ये सिचुएशन करता है कि वहां पर कितना ज्यादा गर्मी था, फिर भी वहां पर क्या कर रहे थे लोग, एंड द चिल्ड्रेन वाइड आइड स्टिल। ठीक है, फिर भी इतने गर्मी के बावजूद भी लोग उन किन्नरों के जो डांस है उसे देख रहे थे। वाइड आए आए जो बच्चे जो थे वहां पर, वो बड़े बड़े आंख करके उनको देख रहे थे। वो लोग धूप में नाच रहे हैं, फिर भी लोग उन्हें एंजॉय कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। ऑल वर वॉचिंग दिस पुअर क्रीचर्स कन्वर्जन। तो पोएटस ने ये बताया है कि जो सारे लोग वहां पर थे वो लोग उनके डांस को देख रहे थे। वो लोग ये नहीं देख रहे थे कि वो लोग धूप में नाच रहे हैं, उन्हें सिर्फ उनका जो डांस है वो दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ पोएट ने ये बताया है कि उन्हें पुअर क्रीचर्स बताया है। ठीक है, जो बाकी लोग होते हैं सोसाइटी में वो खुद को उनसे ज़्यादा बेटर समझते हैं, उनको उस लायक समझते ही नहीं है, इसीलिए पोएटस ने यहाँ पर पुअर क्रीचर्स का यूज किया है। जो यहाँ पर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन का मतलब है सडन अनकंट्रोलेबल शेकिंग मूवमेंट्स ऑफ ए बॉडी। ठीक है, वो जो ट्रांसजेंडर वहाँ पर हैं उन्हें उस डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें डांस करने का कोई शौक नहीं है, फिर भी वो लोग एक रोबोट की तरह वहाँ पर नाच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पोएटस ने कन्वर्जन वर्ड का यूज किया है। द स्काई क्रैकल्ड देन, थंडर केम एंड लाइटनिंग एंड रेन। उसके बाद क्या हुआ, द स्काई क्रैकल्ड। क्रैकल्ड का मतलब मेड ए शॉर्ट शार्प साउंड, यानी कि आसमान में जो क्लाउड्स थे उनमें एक साउंड आया, और वो क्या था, थंडर केम। उसके बाद थंडर यानी तूफान आया, एंड लाइटनिंग एंड रेन। उसके बाद सडनली क्या हुआ, लाइटनिंग यानी बिजली मारना शुरू हो गया, एंड रेन उसके बाद बारिश होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन सडन चेंज हुआ, तो शायद प्रकृति को भी उनका जो डांस है वो सहन नहीं हो पाया, तो इसीलिए एक रेन आया। तो पोएटस यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द स्काई क्रैकल्ड देन थंडर केम एंड लाइटनिंग एंड रेन, ए मीगर रेन दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। यहाँ पर मीगर का मतलब होता है डेफिशिएंट इन अमाउंट, क्वालिटी और एक्सटेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत ही कम या फिर उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो उसे मीगर कहा गया है। तो वहाँ पर जो धूप में यूनिक्स नाच रहे थे, वो जो ट्रांसजेंडर थे वो लोग नाच रहे थे, और उन्होंने इतना डांस किया वहाँ पर कि उनका जो पैरों से खून निकल आया, और उसके बदले उन्हें क्या मिला, प्रकृति की तरफ से शायद प्रकृति ने उन्हें तरस खा के एक रेन दिया, और जो कि बहुत ही बेकार क्वालिटी का था। यानी कि वहाँ पर जो बारिश हुआ वो बहुत ही कम परिमाण में हुआ। ठीक है, तो पोएटस ने आगे क्या लिखा है, ए मीगर रेन दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। वहां पर जो बारिश हुई उस बारिश के साथ क्या था, स्मेल्ट ऑफ डस्ट, धूल मिट्टी का जो गंध होता है वो उसमें मिला हुआ था, एंड एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस। उस बारिश के साथ साथ जो जमीन पर पड़े होते हैं लिजर्ड्स एंड माइस के यूरिन, उस बारिश में वो सब मिलके वहां पर एक गंध फैला दिया। यानी पोएटस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन यूनिक्स ने वहां पर इतना डांस किया, फिर भी उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। रिटर्न में मिला तो प्रकृति की तरफ से एक बहुत ही बेकार गिफ्ट मिला, और वो गिफ्ट क्या था, ए मीगर रेन। और उस मीगर रेन के साथ साथ वहां पर एक दुर्गंध भी फैल गया। आप सबको पता है कि ये जो पोएम है द डांस ऑफ द यूनिक्स, ये दो लेवल पर काम करता है। एक जो इसका जो लाइन बाय लाइन मीनिंग है
एंड इसका जो दूसरा जो हिडन मीनिंग है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो पोएटस का जो राइटिंग स्टाइल है, उन्होंने कैसे डिफरेंट सिंबल यूज किया, कैसे सिमिलीज का यूज किया, मेटाफर का यूज किया, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो पोएम है वो पोएटस के पर्सनल लाइफ से कैसे जुड़ा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में पोएटस ने बताया है कि इट वॉज हॉट सो हॉट। तो यहाँ पर पोएटस ने हॉट को 2 बार लिखा है। तो पोएटस यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो गर्मी का सीजन है, उसे इंटेंसिफाई करने के लिए यहाँ पर 2 बार उस वर्ड का यूज किया है। पोएटस ने आगे ये बताया है कि दे डांस टिल दे ब्लीड, यानी ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो लोग धूप में भी नाच रहे थे। तो वहां पर वो जो नाच रहे थे उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो लोग नाच रहे थे क्योंकि ये एक मजबूरी है उनके लिए। ठीक है, तो आगे और लिखा है पोएटस ने, देयर वॉइसेस वर हॉर्स एंड सॉन्ग मेलांचोली। हॉर्स का मतलब है सुनने में जो हमें बेकार लगता है, यानी कर्कश ध्वनि। उसके साथ साथ मेलांचोली का मतलब होता है दुख भरा, दर्द भरा। ठीक है, उनके आवाज में कहीं ना कहीं एक दुख था, एक दर्द था। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो किन्नर हैं, वो जो ट्रांसजेंडर हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार के लिए एक दुख था, क्योंकि लोगों के नज़र में वो लोग सिर्फ किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो लोगों से वो प्यार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए उनके वॉइसेस में मेलांचोली था। पोएटस ने आगे ये लिखा है, थीन एंड ड्राई बॉडी लाइक हाफ बॉन्ड लॉक फ्रॉम द फॉनरल पार्ट्स। तो इसका मतलब है, आप इमेजिन कर लीजिए एक बैलगाड़ी है और वहाँ पर 2 जो बूढ़े हो चुके बैल बंधे हुए हैं और उस गाड़ी को खींच रहे हैं, और उसका जो मालिक है उन दोनों को एक चाबुक से पीट रहा है। तो ये कैसा ड्रामेटिक सीन है कि वो बूढ़े बैल को पीट रहा है। ठीक है, लेकिन वो बूढ़े जो बैल हैं वो फिर भी उस बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर नाच रहे हैं वो थीन एंड ड्राई हैं, यानी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग महीनों से खाए पिए नहीं है। ठीक है, फिर भी वो लोग इतना धूप में वो लोग डांस कर रहे हैं, लाइक वो कोई मशीन हो। ठीक है, तो यहाँ पर पोएटस ने एक ड्रामेटिक सीन रिप्रेजेंट किया है, ड्रामेटिक सीन को यहाँ पर वर्णन किया है। इस पोएम के हर लाइन में आपको एक फाइनेस्ट वर्क देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इस पोएम को कमला दास जी का एक फाइनेस्ट पोएम माना जाता है। अब देखते हैं ये जो पोएम है ये कैसे पोएटस के खुद के लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। समाज में ट्रांसजेंडर मौजूद हैं, वो भी एक समाज के हिस्सा है, लेकिन उन्हें वो एक सोशल स्टेटस नहीं मिल पाता है जो आम लोगों को मिलता है। तो पोएटस ने जिस टाइम के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है, जिस सिचुएशन के बारे में वर्णन करता है, पोएटस भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा अधिकार होता था। ठीक है, पोएटस जिस टाइम के बारे में बता रहे हैं वहाँ पर नारी के लिए एक स्पेशल स्टेटस नहीं था, यानी एक नारी खुद का जो वॉइस है वो लोगों तक पहुँचा नहीं पाती थी। तो पोएटस ने इसीलिए खुद का जो सिचुएशन है वो ट्रांसजेंडर के साथ यहाँ पर कंपेयर करके इस पोएम के जरिए बताया है। एक किन्नर चाहे खुद को कितना भी सजा ले, वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लोगों के नज़र में, इस दुनिया के नज़र में वो सिर्फ एक किन्नर ही है, वो सिर्फ एक यूनिक सी है। ठीक है, तो पोएटस ने भी खुद का जो सिचुएशन है उसी तरह ही बताया है। जैसे कि एक नारी उस समाज में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में खुद को कितना भी स्ट्रांग कर ले, बाकी दुनिया के नज़र में वो एक नारी है और वो एक अबला है जो कि वीक है। जो समाज क्या मानता है, एक नारी को हमेशा वीक मानता है, उसके लिए कोई फ्रीडम ही नहीं है। तो पोएटस एक ऐसी ही सोसाइटी के हिस्सा थे। पोएटस ने इस पोएम के जरिए खुद का जो मैरिटल लाइफ है उसके बारे में भी एक हिंट दिया है। तो पोएटस ने यहाँ पर लिखा है, द सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। तो जो किन्नर हैं वो लोग दुनिया में प्यार के लिए तड़प रहे हैं, इसीलिए वो लोग उस दुख में लवर्स डाइंग जो सॉन्ग है वो गा रहे हैं। उनके वॉइस में मेलांचोली है, वॉइस में दर्द है। पोएटस भी इस दुनिया में प्यार के लिए तड़प रहे हैं। कैसे? पोएटस एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और पोएटस वहाँ पर एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो लोग हैं वो
एक नारी को अबला समझते हैं, नारी को सिर्फ एक भोग्य का वस्तु समझते हैं। इसीलिए उन लोगों के बीच में उन्हें वो प्यार कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए पोएटेस इस पोएम के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये था आज का पोएम द डांस ऑफ द यूनिक्स। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।